लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच के तनाव की सबसे ताजा वजह बना पुतिन का टुकड़े टुकड़े प्लान। ऐसा प्लान जिसके तहत बिना हथियार चलाए रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए, यूक्रेन के 2 राज्यों को अलग देश का दर्जा दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन के इन दोनों राज्यों में जश्न शुरू हो गया। इनके लिए ये इनकी आजादी का दिन था और पुतिन इन्हें आजाद मुल्क बनाने वाले महानायक बन गए। लुहांस्क और डोनेस्क यूक्रेन के ऐसे प्रांत हैं जिन पर लंबे वक्त से विद्रोहियों का कब्जा है, ऐसे विद्रोहियों का जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। पूर्वी यूक्रेन में जब जंग के बादल गहराए तो विद्रोहियों ने पुतिन से मदद मांगी। पुतिन ने दोनों राज्यों के विद्रोही नेताओं के साथ खास समझौते पर दस्तखत कर दिए। पुतिन के एक साइन से यूक्रेन के लिए संकट खड़ा हो गया। जनता को हिम्मत देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक संदेश जारी करना पड़ा। लेकिन पुतिन के इस कदम से हड़कंप मच गया। हालांकि ये राज्य पहले से खुद को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन इन्हें अलग देश का दर्जा देने के मायने काफी अलग हैं। लुहांस्क और डोनेस्क ये दोनों अभी तक यूक्रेन का हिस्सा थे। भले ही वहां पर यूक्रेन की सरकार का राज नहीं चलता, लेकिन असल में इन राज्यों में रूस की फौज के दाखिल होना तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जंग की शुरुआत ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये अलग देश है। वैसे ही जैसे यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर बेलारूस है। बेलारूस और रूस के संबंध काफी मजबूत है, इसलिए बेलारूस में रूस की फौज यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास तैनात है। अब ऐसा ही इन दोनों राज्यों में भी हो सकता है। डोनेस्क और लुहांस्क ये प्रांत यूक्रेन की पूर्वी सीमा से लगते हैं, जो रूस के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। यहां पर बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो रूसी भाषा बोलते हैं, यूक्रेनियन में बात ही नहीं करते, इसलिए सांस्कृतिक तौर पर ये लोग खुद को रूसी मानते रहे और यही दावा रूस का भी रहा है। इसी आधार पर इन प्रांतों के विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ 2014 से ही युद्ध छेड़ा हुआ है। यूक्रेन हमेशा आरोप लगाता है कि रूस इन विद्रोहियों की मदद कर रहा है। अगर रूस की फौज इन प्रांतों में दाखिल हो जाती है तो यूक्रेन की सीमाओं पर रूस की सेना की तैनाती और बढ़ जाएगी, जिसका मतलब यह कि अगर रूस की फौज यूक्रेन में घुसने की कोशिश करती है तो उसके लिए रास्ता काफी आसान हो जाएगा। ऊपर से इन प्रांतों में मौजूद वो विद्रोही जो अब तक यूक्रेन की फौज पर हमले कर रहे थे, वो अब एक आजाद मुल्क की सेना की तरह यूक्रेन से लड़ेंगे, जिनके साथ पुतिन की फौज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। मतलब यह कि पूर्वी यूक्रेन में जो गोलाबारी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, उसके लिए जो विद्रोही जिम्मेदार थे वो अब विद्रोही नहीं रहे, बल्कि एक देश की सेना बन गए, जिनका साथ देने के लिए रूस की फौज वहां पहुंचेगी। पुतिन के इस प्लान की शुरुआत भी इन प्रांतों की आजादी के ऐलान के साथ ही हो गई और रात के वक्त ही रूस की फौज के टैंक डोनेस्क प्रांत की सड़कों पर दिखने लगे। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे इसकी तैयारी काफी पहले से कर ली गई हो। डोनेस्क और लुहांस्क में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आईं जहां रूस की बख्तरबंद गाड़ियां शहर में दिखी। मतलब ये कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करने के बाद पुतिन की फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। यहाँ तक कि रूस के फाइटर प्लेन भी लुहांस्क की तरफ भेज दिए गए। रूस के मिग विमानों को लुहांस्क और डोनेस्क की तरफ रवाना करने की तस्वीरें सामने आई। इन फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस केवल बमबारी या हमले के लिए ही नहीं करता, बल्कि निगरानी में भी ये जेट बेमिसाल माने जाते हैं। लेकिन रूस की इस तैयारी से साफ हो गया कि मसला केवल यहीं पर खत्म नहीं होगा, बल्कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का प्लान पहले से तैयार किया हुआ है। इसीलिए फौरन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन के हालात पर चर्चा शुरू हो गई। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कुछ आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया और कई बड़े देश उनके समर्थन में आ गए। रूस पर आरोप लगा कि उसने यूक्रेन के 2 प्रांतों को आजाद मुल्क मानकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने के अलावा किसी देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। इससे एक दिन पहले पुतिन ने ऐलान किया था कि यूक्रेन विवाद में अब शांति से हल निकलने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यही माना जा रहा था कि अब जंग की शुरुआत होगी। इसीलिए लुहांस्क और डोनेस्क प्रांतों में रूस का घुसना उसकी जंग की तैयारी की तरह ही देखा जा रहा है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि जिन प्रांतों में रूस की फौज दाखिल हुई है वहां पहले से जंग जैसे हालात बने हुए हैं। मोर्टार और बम लगातार बरस रहे हैं। वहां के लोगों को जान का डर सता रहा है। और यूक्रेन की फौज ने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनके 2 सैनिकों की मौत हो चुकी है और कई सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। यूक्रेन की फौज अब भी इस बात पर कायम है कि उनकी तरफ से विद्रोहियों पर कोई बम या मोर्टार नहीं दागा गया। पूर्वी यूक्रेन का हाल यह है कि अब लोगों को हर पल डर सता रहा है। कभी भी किसी भी घर पर कोई बम या मोर्टार आकर गिर सकता है। ऐसे घरों की गिनती काफी बड़ी बताई जा रही है जो पिछले 6 दिनों में खंडहर में बदल चुके हैं।
हालांकि न तो इन हमलों में जख्मी लोगों का कोई आंकड़ा सामने आया और न ही जान गंवाने वालों का। इन अशांत हो चुके प्रांतों में रूस की फौज की एंट्री से हालात और बिगड़ने की आशंका है। इसीलिए पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में उथल पुथल मच गई। निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया, क्योंकि अगर जंग हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। इसी आशंका की वजह से अमेरिका और यूरोप के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में भी 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई और दुनिया भर के बाजारों की उथल पुथल का असर भारत पर भी हुआ। भारत में भी सेंसेक्स 382 अंक, निफ्टी 114 अंक गिरकर बंद हुए। ये गिरावट भी तब है जब आखिरी घंटों में बाजार कुछ संभल गए। इससे पहले तो कारोबार के दौरान भारतीय बाजार 2% से ज्यादा का नुकसान दिखा रहे थे। लेकिन यूरोप के इस संकट का सबसे बुरा असर कच्चे तेल की कीमतों पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले 7 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। फिलहाल कच्चा तेल $97 प्रति बैरल पर बना हुआ है, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो कीमतें इससे कहीं ज्यादा ऊपर जा सकती हैं। बाजार में गिरावट के साथ ही सोने की कीमतें भी बढ़ गईं। 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए के पार पहुंच चुकी है। हालांकि सबसे ज्यादा असर रूस पर पड़ने वाला है, क्योंकि रूस पर अब प्रतिबंधों की बौछार होती दिख रही है। अमेरिका के साथ पूरा यूरोप रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का डर दिखा रहा, जिसकी तैयारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले से की हुई थी। अमेरिका ने ऐलान किया है कि रूस के बैंकों के लेन देन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा डॉलर में रूस की सरकार कोई लेन देन नहीं कर पाएगी। रूस की कंपनियां अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में कोई निवेश नहीं कर पाएंगी। ऐसी कंपनियों को कारोबार करने का हक भी नहीं होगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के नेताओं की भी बैठक चलती रही, जिसमें ऐसे ही प्रतिबंध रूस पर लगाने का ऐलान हुआ। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह बर्ताव किया। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और महाशक्तियों से बातचीत का रास्ता चुनने की अपील की। These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने रूस के साथ कारोबारी रिश्ते बंद करने का ऐलान कर दिया। हालांकि सबसे बड़ा झटका तो रूस को जर्मनी ने दिया, जब पुतिन की नॉर्ड स्ट्रीम 2 योजना पर जर्मनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि यूक्रेन के प्रांतों पर पुतिन के ताजा कदम के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सकता। जबकि सितंबर 2021 से ही नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बनकर तैयार है, जिसे बस कुछ मंजूरी मिलने का इंतजार है। सर्टिफिकेट जर्मनी की सरकार को देना था, जिसके बाद रूस से जर्मनी को गैस की सप्लाई इस नई पाइपलाइन के जरिए होने लगेगी। पहले से रूस की नेचुरल गैस जर्मनी पहुंचती है, लेकिन वो पहुंचती है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए। लेकिन जो नई पाइपलाइन बनी है उसकी क्षमता पुरानी पाइपलाइन से दुगनी है। मतलब ये कि पहले से जितनी गैस रूस भेजता है, नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद उससे दुगनी गैस भेज पाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शुरू होते ही रूस पर पूरा यूरोप ऊर्जा से जुड़ी उसकी जरूरत के लिए निर्भर हो जाएगा और रूस का नेचुरल गैस से जुड़ा कारोबार अचानक पहले से कई गुना ज्यादा कमाई का सौदा बन जाएगा। यह पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है। 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, वो भी समुद्र के बीच। लेकिन यह पाइपलाइन रूस के लिए जरूरी क्यों है, यह समझना जरूरी है। असल में अगर पाइपलाइन नहीं बनती है तो रूस नेचुरल गैस की सप्लाई कैसे करता है? रूस सड़क के रास्ते ये गैस ट्रकों के जरिए यूरोप पहुंचाता है। सड़क का रास्ता होकर गुजरता है यूक्रेन से, और यूक्रेन इसके लिए रूस से लेता है भारी भरकम ट्रांजिट फीस। छोटी मोटी रकम नहीं, $200 करोड़ सालाना की ट्रांजिट फीस, भारतीय रुपयों में 15,000 करोड़ रुपए। सीधा मतलब यह कि यह पाइपलाइन यूक्रेन का करेगी 15,000 करोड़ का नुकसान साल का, और रूस की 15,000 करोड़ की कमाई। ऊपर से दुगनी गैस की सप्लाई करने से जो कमाई रूस की बढ़ जाती, वो अलग। लेकिन यूक्रेन के विवाद के चक्कर में जर्मनी ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यूरोप में गैस की सप्लाई में बादशाहत हासिल करने का पुतिन का सपना टूट सकता है। हालांकि अभी तक रूस पर ऐसे किसी भी प्रतिबंध का कोई असर नहीं दिख रहा, बल्कि रूस तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस जंग के लिए तैयार है। दावा यह है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1,90,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऊपर से डोनेस्क और लुहांस्क में रूस की सेना के पहुंचने के बाद यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की घेराबंदी और भी मजबूत होने का अनुमान है। पहले से रूस ने यूक्रेन को उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा, पूर्व में रूस से लगने वाली सीमा
और दक्षिण में क्राइमिया और काला सागर। इन सीमाओं पर रूस की फौजें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नाटो की फौजों की घेराबंदी है, जहां खास तौर पर पोलैंड की सीमा पर नाटो की फौजों का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन यूक्रेन के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि उसके वजूद की लड़ाई। 2014 में हुई एक जंग में पहले ही यूक्रेन से क्राइमिया को अलग कर दिया गया। उस वक्त की हार को भी यूक्रेन अब तक नहीं भूला, बल्कि रूस तो जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस जंग के लिए तैयार है। दावा यह है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1,90,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ऊपर से डोनेस्क और लुहांस्क में रूस की सेना के पहुंचने के बाद यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की घेराबंदी और भी मजबूत होने का अनुमान है। पहले से रूस ने यूक्रेन को उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा, पूर्व में रूस से लगने वाली सीमा और दक्षिण में क्राइमिया और काला सागर। इन सीमाओं पर रूस की फौजें जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जबकि यूक्रेन के पश्चिमी छोर से नाटो की फौजों की घेराबंदी है, जहां खास तौर पर पोलैंड की सीमा पर नाटो की फौजों का सबसे बड़ा अड्डा है। और इसीलिए यूक्रेन ने इस जंग को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। यूक्रेन की महिलाएं भी घर और परिवार को छोड़कर जंग लड़ने की तैयारी में लगी हैं। खास तौर पर महिलाओं की टुकड़ियां बनाई गई हैं, जिनमें 20 साल से 60 साल तक की महिलाओं को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग उम्र की महिलाओं की अलग टुकड़ियां बनी हैं, जिन्हें हथियार चलाने से लेकर जासूसी करने तक का और सड़क बनाने से लेकर दवाएं सप्लाई करने तक का काम दिया गया है। दावा यह है कि महिलाओं की आजादी के मामले में यूक्रेन खुद को रूस से बेहतर मानता है, इसलिए यूक्रेन में महिलाओं को आजादी छीनने का डर भी सता रहा है। दूसरी तरफ हालात बिगड़ रहे हैं तो दुनिया के सभी देशों को अपने नागरिकों की चिंता भी सता रही। भारत के नागरिकों की वतन वापसी भी तेज हो गई। भारतीय दूतावास की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर भारतीय छात्रों को जल्द लौटने को कहा गया, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों समेत कई यात्रियों की भीड़ जुट गई। हर कोई अपने घर लौटने के इंतजार में एयरपोर्ट पर बैठा नजर आया। वहां से भारत लौट रही छात्रा मधु ने न्यूज 18 से बात की और कीव एयरपोर्ट के हालात के बारे में बताया। जैसे कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था तो वो सभी इंडियंस के लिए ही था, भारतीयों के लिए। तो मेरे साथ मेरे सारे दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के सभी बच्चे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को लाने के लिए एयर इंडिया ने भी अपनी विशेष सेवा शुरू कर दी। खबर है कि 24 और 26 फरवरी को भी एयर इंडिया के विमान यूक्रेन के लिए उड़ान भरेंगे और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी करवाई जाएगी।